ये सारा खेल शुरू हुआ था टैरिफ से। ऐसा टैरिफ का खेल खेला कि उसके बाद सबसे पहले भारत को दूर किया। हालांकि इससे पहले चीन को दूर करने के बाद चीन के साथ गलवैया भी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर वेनेजुएला पर हमला, फिर कहा ग्रीनलैंड मेरा है, उसके बाद साउथ चाइना सी में धमकी, फिर ईरान के साथ तनाव, और अब कह रहे हैं यूएन अगर काम करता तो पीस बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पीस बोर्ड बनाना तो ट्रंप की ही जिम्मेदारी थी। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उन मेहमानों को देखेंगे। डॉक्टर शुभदा चौधरी मेरे साथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रही हैं। अहमर मस्तिगन मेरे साथ बहुत बड़े बलोच पत्रकार जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमर भाई, बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। मनीष जी, बहुत स्वागत है समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सबसे पहले शुभदा, मैं आपको ही लाना चाहूंगा। शुभदा, सवाल, एक पुरानी फिल्म थी बॉलीवुड की, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। मैं बहुत यंग था, मतलब मैं अभी स्कूल में पढ़ ही रहा था, नाम आते थे, तब अमिताभ बच्चन का दौर हुआ करता था, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये नाम क्या रख दिया गया इस फिल्म का। लेकिन आज लगता है कि ट्रंप को गुस्सा क्यों आता है। जब मैंने सोचा तो कुछ देर तक तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि किस किस चीज पर आता है। अब यूएन पर गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है ट्रंप को गुस्सा, डॉक्टर शुभदा? देखिए राजीव जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। जब ओबामा प्रेसिडेंट बने थे और मैं उस समय छोटी थी, तो मुझे लगा वाह, कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। और जब 2016 में ट्रंप बने तो मुझे लगा कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो बात सिंपल सी ये है कि ट्रंप को तीन कारणों के कारण गुस्सा आता है। अब कोई साइकाट्रिक इवैल्यूएशन नहीं कर सकता है क्योंकि अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन यूएस में ये बैंड है। एक बार ऐसे ही पब्लिक फिगर्स का हुआ था, तो गोल्ड वाटर एक रिपब्लिकन थे जिन्होंने केस कर दिया था। उसके बाद कोई साइकाट्रिस्ट अब डायग्नोसिस नहीं कर सकता है कि अल्जाइमर है, कि नार्सिसिज्म है, कि ओसीडी है, स्किजोफ्रेनिया है, नहीं पता कर सकते हैं। तो तीन क्या महत्व रीजन है। पहला है उनका फैमिली अपब्रिंगिंग, दूसरा है उनका बिजनेस राइज, और तीसरा है उनका पॉलिटिकल राइज। तो फैमिली अपब्रिंगिंग ट्रंप की एकदम अलग क्यों थी आपके मेरे फैमिली, क्योंकि उनका जो मैंशन जहां वो पैदा हुए थे वहां 23 कमरे थे, 23 कमरे। तो और उनको अपने फादर से, फ्रेड टर्म से जो पॉकेट मनी मिलती थी वो आज 26 के हिसाब से 2 मिलियन से ज्यादा है पर ईयर का। तो जब वो पैदा हुए थे तो उनके फादर, क्योंकि वो जर्मन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते थे, तो ही वॉज वेरी वेरी शार्प एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट। जिसका मतलब अगर तुम रोओगे तो ये तुम्हारी कमजोरी है, अगर तुम अपना वीकनेस दिखाओगे तुम्हारी कमजोरी है, पूरी दुनिया तुम्हारा एडवांटेज लेने के लिए तैयार है। उनका जो बड़ा बेटा था फ्रेड जूनियर, वो एयरलाइन पायलट बनना चाहता था, लेकिन ट्रंप ने और उनके पिता ने उसको इतना मॉक किया कि वो अल्कोहलिक बन गया और 41 के एज में उसका डेथ हो गया। दूसरी बात है कि ट्रंप 13 साल की उम्र में मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन करते हैं, स्कूलिंग की तरह। उनके फादर देखते हैं कि अरे इस बच्चे में तो बहुत अग्रेशन है, लेकिन वहां पे भी कुछ चेंज नहीं होता है मिलिट्री एकेडमी में। ट्रंप फिर आके अपने फादर का ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं। फादर क्वींस और ब्रुकलिन में ही रियल स्टेट करते थे। उनका था कि नहीं नहीं, मैनहट्टन में करते हैं, मैनहट्टन में ज्यादा पैसा है। वहां पे वो मिलते हैं सबसे पहले श्रूड हॉकिश अटॉर्नी से, जिसका माफिया और बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट था, जिसका नाम है रॉय कोहन। रॉय कोहन उसको तीन चीज सिखाते हैं जो ट्रंप 70s के ट्रंप ने एकदम रट लिया, और वो था अटैक अटैक अटैक, नेवर से सॉरी, कभी सॉरी नहीं बोलना है। तीसरा, अपनी डिफीट को अपना विक्ट्री बनाओ। और 75 के बाद ट्रंप ने यही चीज, वो बहुत ही डिफेंसिव होने लगे इंटरव्यूज में, इससे पहले होते नहीं थे। उसके बाद जो है 3 बार ऐसा भी हुआ था कि उन पे प्रेशर डाला गया था कि प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो। 80s के एंड में, रीगन एरा के बाद, बीच में बिल क्लिंटन के बाद, और एक और बार। लेकिन ही वॉज ऑलवेज कि मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है। उन्होंने तो इनफैक्ट एक इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं सब चीज खो दूंगा ना, बैंकरप्ट हो जाऊंगा, तब मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहूंगा। लेकिन मुद्दा क्या हुआ? मुद्दा ये हुआ कि ओबामा के बर्थ सर्टिफिकेट पे उन्होंने जो हल्ला मचाया, तो ओबामा भी चुप नहीं बैठेगा।
ओबामा ने 2011 के व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर में ट्रंप की बहुत बेइज्जती की। उस दिन ट्रंप ने एक चीज किया जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये रीगन का लाइन है, तुरंत उसको पेटेंट करवाया और बोला कि अब मैं प्रेसिडेंशियल रेस में खड़ा हूंगा। तो ये तो उनका ये बिगनिंग था। बिजनेस में 6 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं, 4,000 से ज्यादा लॉ सूट है, लेकिन वो ट्रंप टावर, ग्रैंड हयात प्लाजा, गोल्फ कोर्सेज, कसिनोज, पता नहीं कितना खरीद चुके हैं। जब उनके पैसे कम हो रहे थे तो उन्होंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को शेयर खरीदने को अवसर दिया और उसके बाद फिर वो पैसा बनाने लगे उस चीज से। कितने सारे अपने लॉयर्स, अटॉर्नीज, रियल स्टेट लेबरर्स, किसी को पे नहीं किया है आज तक। तो उनको पता था कि क्या फ्लॉ है और वो उसको यूज करते थे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकल राइज में कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी में ना उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सुबह जब होता था तो टेबल से जितना भी डील पे साइन करना होता था वो पेपर छुपा देते थे। ट्रंप को याद नहीं रहता था और इस तरीके से वो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते थे। प्रॉब्लम उस समय की प्रेसिडेंसी और इस समय की प्रेसिडेंसी में ये आप है कि उस उसकी समय कमेंट्री उनके कर रही हैं और ये सारी हाँ चीजें सब आपके सामने हुई। खैर, मैं हाँ सबको वक्त दे दूं, उसके बाद फिर से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अहमद मस्तिकन मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बलोच जर्नलिस्ट हैं और कई मसलों पर वो बात करते हैं। अब अहमद मस्तिकन, आप बलोच जर्नलिस्ट हैं तो आपके प्रेसिडेंट और आप यूएस सिटीजन भी हैं। आपके प्रेसिडेंट तो बलूचिस्तान में तेल निकाल रहे हैं, वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स ढूंढ रहे हैं और वो आजकल हर एक से लड़ने पर भी लगे हुए हैं। ये ट्रंप को गुस्सा क्यों आता है? क्या ये डिप्लोमेसी है या दरअसल यूएस की यही पॉलिसी स्ट्रेटेजी है कि इसी तरीके से वर्ल्ड को उलझाए रखना है? ये नमस्कार राजीव नमस्कार। भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं ट्रंप के व्हाइट हाउस से तकरीबन 12 मील दूर आपसे बात कर रहा हूँ। अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। भाई ट्रंप साहब को और मैं देखें, एक प्रधानमंत्री चीज नरेंद्र लाजिम है। मोदी के घर से करीब 20 किलोमीटर दूर से बात कर रहा हूँ। नहीं भैया, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप मुझे वहीं बुला दे। अरविंद सर मुस्कुराने लगे। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ आ चुके हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मनीष जी भी हैं, लेकिन ज्यादा दूरी नहीं है। वाकई में मुझे दे दे, मैं कल आ रहा हूँ। और मैं यहाँ से बेजार हो गया इस किस्म के सदर। आपके प्रेसिडेंट कब तारीफ कर दे किसकी और कब किसकी बुराई कर दे ये भी नहीं पता, लेकिन जब तारीफ करते हैं ना तो सच मानिए तब ज्यादा दिक्कत होती है। जी देखिए, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ राजीव भाई, इनके वालिद को, जैसे उन्होंने बहुत, जो हमारी बेटी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, बहुत मैं मुतासिर हुआ जो इन्होंने उनके बारे में कहा। इनके वालिद को जो है अल्जाइमर था और बहुत सारे लोगों को अल्जाइमर जीन ट्रांसफर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वक्त जी हाँ बिल्कुल, इसको ये अल्जाइमर यही हो रहा वजह है है कि वो सुबह क्या कहते हैं, दोपहर में क्या कहते हैं और शाम को क्या कहते हैं और अगले दिन पिछले दिन में तीनों टाइम में क्या कहा ये याद नहीं रखते। अब आप देखें ना जी कि दुनिया का एक घटिया तरीन आमिर, दुनिया का एक घटिया तरीन जिस स्लम डॉग ऑफ डेरी हसनाबाद, जनरल आसिम मुनीर को ये कहते हैं हाईली रिस्पेक्टेड, उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हाईली रिस्पेक्टेड जनरल, फिर क्या मैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल, इसके चेहरे पे लानत हो। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें यहाँ पे एक मैगजीन था, स्पाई मैगजीन, जून 1990 को उन्होंने एक मजाक किया बड़े बड़े पैसे वालों के साथ अमेरिका में। उन्होंने उनका हेडलाइन फिर उन्होंने छापा, all those cents add up, don't they, Mr. Trump? Buddy, can you spare a dime and 3 pennies? हुआ ये कि इन्होंने इस मैगजीन ने जो है एक बाकायदा एक कंपनी लॉन्च की और इन्होंने 58 बड़े बड़े जो साहूकार हैं अमेरिका के, उनको $1 और 11 सेंट की चेकें भेजी। तो उन 58 में से जो है 26 ने वो चेक्स कैश किए। फिर उन्होंने क्या कहा कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमें आपको कुछ पैसे रिफंड करने का कुछ मामला था।
कि हमें हमें हमने आपको कुछ कम पैसे दे दिए, तो अब हम आपको 64 सेंट्स और भेज रहे हैं। जो 26 ने लिए थे ना, उनको फिर उन्होंने 64 सेंट्स भेजे मजीद। उन 26 में से 13 लोगों ने वो 64 सेंट्स लिए, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप साहब भी मौजूद थे। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमसे इन 13 को, इन्होंने कहा नहीं, हमसे फिर भी एक गलती हो गई, हम आपको कोई पता नहीं 11 सेंट या 13 सेंट की हमसे गलती हो गई, वो 13 सेंट वाली भी हम आपको चेक भेज रहे हैं। सिर्फ 2 लोगों ने वो चेक कैश किए, डोनाल्ड ट्रंप ने। मैं आपके तरफ लिंक भेजता हूं, आप मेहरबानी करके दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी शेयर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कैश किए, और एक अदनान खशोगी होते थे उस जमाने जी, के बहुत अदनान बड़े खशोगी, साहूकार। वेपन्स डीलर। जी हाँ, जी जी जी, वही जो उनके कोई रिश्तेदार थे ना, जो सहाफी जिनको इन्होंने कत्ल किया, वो उसने और ट्रंप ने वो अवार्ड जीत लिया कि ये चीपेस्ट जो है जिलेनियर या मिलीनियर है अमेरिका के। इतने घटिया किस्म के ये शख्स है। मैं आपको बताऊं, ये बैंकरप्ट जो हुआ था, एक दिन ये न्यूयॉर्क के एक डेली में सैंडविच खरीदने गया। इसके पास पैसे नहीं थे सैंडविच के देने के लिए, पता नहीं क्या मामला था, मेरा कार्ड घर पे भूल गया हूँ, क्या बहाना बनाया। वहां एक दूसरा साहूकार था, स्टीव विटकॉफ, जो दरअसल इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप ये ना समझें कि मार्को रूबियो है, इनका हकीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीव विटकॉफ है, जो यहूदी बिलियनियर है। उन्होंने इसके सैंडविच खरीद के दे दी थी दिल्ली में, वहां से इसकी दोस्ती हुई। अब स्टीव विटकॉफ जो है, जो मेन पॉलिसी है वही बना रहा है। मार्को रूबियो बेचारा तो तो जैसे क्या जो स्टीव क्लरिक काम विटकॉफ ने करते यह हैं ना, लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी अलग अलग इलाकों में ऐसा केओस क्रिएट कर देना है कि दुनिया समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है? सर ये कुछ प्लानिंग व्लानिंग नहीं है, इसका दिमाग खराब है। ये अमेरिकन सारे बहुत परेशान हैं कि ये क्या कर रहा है, कि उनके जो करीबी करीबी जो इत्तेहादी थे ना, कनाडा, यूरोप में जैसे दूसरे लोग, फ्रेंच, उसका ये मजाक उड़ा रहा है हर रोज। आप देख लें, आप देखें, मैं आपकी चमचागिरी वगैरह नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात हकीकत ये है कि भारत एक डेमोक्रेसी है, उसके हमेशा वहां पे डेमोक्रेसी रही है। वहां की फौज को कभी उन्होंने, आपका एक पैट्रियोटिक फौज रहा है, उन्होंने डेमोक्रेसी को माना है। उसको छोड़कर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, भारत को सिंगल आउट कर दिया ये टैरिफ के गेम में। और पाकिस्तान का जो घटिया जिहादी जनरल, जिसके दिमाग में ये है, जो जो देखे क्या ये बकवास करता है, ये बर्तानिया का एजेंट, जो ये बर्तानिया, देखें ये पाकिस्तान जो है बर्तानिया का फेल्ड प्रोजेक्ट है। बर्तानिया ने खामखा में बिला जवाज भारत को मैं रुक करता हूं अहमद मस्तिकन, डिवाइड मैं रुक करके करता हूं आपका। मनीष गुप्ता सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। मनीष जी, एक सवाल मैं अक्सर पूछा करता था और मैं इस सवाल को थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा, क्योंकि ट्रंप ने अब यूएन के ऊपर भी सवाल उठा दिए। हालांकि यूएन से वो नाराज बहुत पहले से चल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर यूएन कुछ कर रहा होता तो हमें पीस बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं थी। पीस बोर्ड में कई लोगों को बुलाने की कोशिश की गई है, 9,000 करोड़ रुपए उसकी तो मेंबरशिप है, अजीब पीस बोर्ड है। लेकिन खैर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका कहता है कि हम सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, नो डाउट सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन बड़ी इकोनॉमी बनने का मतलब आपके पास बड़े मार्केट का होना जरूरी है। अमेरिका चीन के साथ पहले ही लड़ाई कर चुका है। अमेरिका भारत को नाराज करके इस स्थिति में ला चुका है कि भारत को हर तरीके से दबाव दे रहा है, यानी भारत का बड़ा मार्केट भी अपने हाथ से निकाल रहा है। अमेरिका अब नाटो कंट्रीज से भी वही लड़ाई कर रहा है, उनका भी मार्केट अब छूट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सेंस बात कर रहे हैं, डज ही साउंड सेंस और ही रियली साउंड सेंस? देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि ट्रंप बेसिकली एक डिप्लोमेटिक नेता नहीं है। ट्रंप जो है वो ब्यूरोक्रेट भी नहीं है। ट्रंप जो है कॉर्पोरेट लीडर है। तो उनको यह समझ आता है डील और नो डील, एक बार फिर आता है कि ईदर यू डू और गो आउट ऑफ ऑफिस, ठीक है ना। तो वो यही चल रहे हैं। आप समझिए, ट्रंप जो यूएन पे अटैक कर रहा है, ये कोई अचानक घटना नहीं हो रही है। ये उनकी बोर्ड ऑफ पीस जो है, ये उसकी एक प्लानिंग है। आपको लगता है कि ट्रंप गुस्सा करता है, ट्रंप भूल जाता है? बिल्कुल नहीं। ट्रंप की पूरी टीम है और बहुत प्लानिंग से काम कर रही है।
दरअसल सच ये है कि जो ट्रम्प है वो यूएन को एक नाकाम संस्था मानते हैं। वो कहते हैं यूएन अपना काम नहीं कर रही है, और इसके लिए वो अमेरिकन संस्था को एक पैरेलल खड़ी करना चाह रहे हैं। इंटेंट क्या है? वो कहते हैं यूएन को पैसे मैं दे रहा हूं, यूएन मेरे बिना अधूरा है, लेकिन यूएन सुनता सबकी और मेरे को सुपर लीडर नहीं मान रहा। तो वो कहता है यूएन यू गेट आउट, तुम्हारी हम एग्जिस्टेंस ही खत्म करेंगे, हम बोर्ड ऑफ पीस बनाएंगे और वहां मैं पैसे लेके आऊंगा। ये पीस नहीं है, पे टू प्ले है, पैसे दो और पावर लो मॉडल चल रहा है, समझ रहे ना। अब अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं? ट्रम्प कहता है कि अमेरिका कहीं तो उसका कानून है, और वेनेजुएला में जो हुआ वो एग्जाम्पल है, आप समझ लीजिए डेनमार्क में भी यही होगा, ग्रीनलैंड में भी यही होगा। आप समझ रहे ना मेरी बात को? तो अब एक एक करके अगर एनालिसिस करनी है चाइना के बारे में, ट्रम्प चाइना का दुश्मन नहीं है, बस ट्रम्प को लगता है कि उसके कंट्री को सबने फायदा उठाया है, इसलिए अब वो फायदा नहीं उठाने देगा। फिर चाहे वो ट्रूडो हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, या मेलोनी हो, या मैक्रोन हो, तो अब वो सबको धमका रहा है कि मेरे से बिजनेस करना है, मेरी सिक्योरिटी चाहिए, मेरे कंट्रोल में रहोगे तो सुखी रहोगे, वरना नहीं। यानी दोस्तों को भी बाजार की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या तो मेरी मानो या फिर इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और समझ लीजिए जो ग्रीनलैंड विवाद है, ट्रम्प कहते हैं मेरे से पैसे ले लो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन मुझे ग्रीनलैंड दे दो या उस पर मुझे कब्जा दे दो। आप समझ लीजिए, और वो ये करके मानेगा, क्योंकि उसे दिख रहा है कि चाइना और रशिया मिलकर ग्रीनलैंड के सहारे अमेरिका को टाइट रखते हैं। देखिए बात ये नहीं कि चाइना अटैक कर देगा या रशिया अटैक कर देगा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, पर होता ये है कि अगर तुमने मेरी टांग काटी तो मैं भी तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा। यानी अगर रशिया ये धमकी देता है कि वो ग्रीनलैंड में बैठ के ग्रीनलैंड के बॉर्डर से अमेरिका को हिट करेगा, अगर उनका एक सिटी उन्होंने उड़ा दिया तो अमेरिका की तो इज्जत खत्म हो जाएगी ना। तो शायद यही वजह है कि जो ग्रीनलैंड का मैटर है वो बड़ा सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है, तो ट्रम्प उस पर कोई भी, अगर ट्रम्प जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक ड्रामा ही है, वो सच्चाई नहीं है, और सच्चाई वो है जो हमें पता नहीं चल रही, लेकिन उस हमें की तरह एक रोल अदा कर रहे हैं ट्रम्प। तो वाकई एक खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका किस पटाक्षेप की तैयारी कर रहा है और कहां पर तैयारी कर रहा है वो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शुभदा चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अमर मस्तिकन मेरे साथ बलोच जर्नलिस्ट वाशिंगटन डीसी से इस वक्त जुड़े हुए हैं, सिर्फ 12 किलोमीटर दूर हैं ट्रम्प के आवाज से, ये बात हम नोट कर चुके हैं। अरविंद सिंह तेजावत सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर, और मनीष गुप्ता जी मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, आज एक खास रिपोर्ट आई, ICFR नाम की एक संस्था है जो कि यूरोप की है, उसने करीब 15 से 20 देशों में लोगों के सर्वे की। हालांकि सैंपल साइज की जब बात होती है तो सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इस सर्वे में चीन के लोग शामिल हुए, इसमें भारत के लोग शामिल हुए, इसमें ब्राजील के, स्विट्जरलैंड के लोग शामिल हुए, अमेरिका के, ब्रिटेन के लोग शामिल हुए, कई सारे नॉर्वे तक के लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन बड़ी मजेदार बात इसमें से निकल कर आई है, अगर हम 250-300 करोड़ लोगों का एक सैंपल साइज ले सकते और वो पॉसिबल होता तो शायद उसका रिजल्ट आने में ही 5-6 साल लग जाते। लेकिन जो रिजल्ट आया वो मैं आपको बताऊं, करीब करीब 73% भारतीय, जो सबसे ज्यादा निकला है इसमें, वो आशावादी नजर आए हैं। यानी वो होपफुल हैं कि जो आज हो रहा है वो हो सकता है गलत हो, आगे अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल खराब होगा, परसों अच्छा होगा। लेकिन इसका उलट अगर हम जाते हैं, चलिए दूसरे नंबर पर चीन है, जहां 72% लोग ये मानते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा है, उनका देश अच्छा है, काम अच्छा हो रहा है, सब बेहतर हो रहा है। 79% लोग अमेरिका के इस चीज को लेकर परेशान हैं कि क्या वो वाकई अच्छे हालातों में रह रहे हैं, क्या वो कहीं बुरी मुश्किलों में तो नहीं फंस रहे। ब्रिटेन में हालत और भी खराब है, और जिस स्विट्जरलैंड जाने की हम बात करते हैं वहां 28% लोग ही कहते हैं हालात अच्छे हैं, बाकी कहते हैं खराब है। क्या ट्रंप जो आजकल फैसले ले रहे हैं ये भारत के लोगों को किस अलग तरीके से दिख रहे हैं, अमेरिका के लोगों को अलग तरीके से दिख रहे हैं,
इसे क्या मैं वाकई पागलपन मानूं या फिर फ्यूचर की एक छुपी हुई ऐसी डिप्लोमेसी जो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रही है? अरविंद सर, पूरा टाइम आपका, मतलब आप इसको एक्सप्लेन करें। जी, काफका का एक नॉवेल था द कैसल। तो उसमें जो फ्रांस में जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था 1968 में, तो उसकी एक झलक मिलती है। तो कई बार जो लोगों की सोच होती है वो फ्यूचर को तय कर देती है कि आगे होने वाला क्या है। और हमें यह भी पता है कि ये जो पूरा दक्षिण एशिया है वो असंतोष का शिकार है, क्योंकि उनकी आंखों में सपने काफी बड़े हैं। और हमें क्या पता था कि जब 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद में खाली चंद सालों में, केवल मेरा 25 साल भी नहीं हुए थे, और 1945 तक वो रूस जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर देश बन के उभरता है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका भी उसके सामने कुछ नहीं होता है। केवल 25 साल में वो इतनी प्रगति होती है। तो कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। 1945 में हमें यह नहीं पता था कि जो ब्रिटेन का सूरज अंत हो जाएगा। हमें यह नहीं पता था कि ये जो सोवियत सरकार है वो कभी उसका पतन भी होगा, उसका भी पतन हुआ। और अभी अमेरिका को भी ऐसा ही लग रहा है कि वो अजेय हैं और उसका भी कुछ नहीं होने वाला है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, दुनिया में उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है। पर दुनिया बदलती है और तेजी से बदलती है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अब हम बात करते हैं जो ट्रम्प साहब के जो नेचर की या उन सब चीजों को लेकर। क्या आपको लगता है कि अगर यही कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट 1990 में करता तो क्या दुनिया उसे स्वीकार करती? क्या ट्रम्प साहब आज से 40 साल पहले अगर उनकी जगह कोई आया होता तो क्या उसकी इतनी हिम्मत हो जाती कि वह यह सब करता जो आज जो अमेरिकन सरकार और उसके जो मुखिया डोनाल्ड ट्रंप है वो कर रहे हैं? इससे यह साबित होता है कि सारा कसूर अगर हम ट्रंप और उनके लोगों पे डाल देंगे तो जो एक साम्राज्यवादी अमेरिका है जिसके मंसूबे काफी खतरनाक हैं, उनको एक तरीके का सेफ्टी वॉल्व मिल जाता है उन सारी जिम्मेदारियों से बचने का, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां एक व्यक्ति पे डाल दी गई है और जो दुनिया के खतरों से हम आंखें मूंद के बैठ गए हैं। ये 1990 के बाद ही साबित हो गया था कि अमेरिका खतरनाक होगा, क्योंकि उसके लिए जो सोवियत चैलेंज था वो खत्म हो गया था। उन्होंने इराक को लूटा, उसके बाद में अगला निशाना ईरान था। पर यह अलग बात थी कि ईरान की सभ्यता इराक जितनी कमजोर नहीं थी। उसके पास आज भी हम देखेंगे तो बाकी सारे ही जो वेस्ट एशियन जितने भी मुल्क हैं उनमें सबसे जहां हम कहते हैं कि नई चीज नए विचार वो ईरान से ही शुरू होते हैं। इसलिए ईरान पर कभी अमेरिका हावी नहीं हो पाया। नहीं तो वो अमेरिका तो 1990 के बाद से ही वह कोशिश कर रहा था। तो हम और उसके बाद में एक एक दुनिया के देश को दबाना शुरू किया। जो नेटो, उसकी जरूरत क्यों थी? आज अमेरिका को नेटो की जरूरत नहीं है। आज हम जो मार्क कॉर्नी की बात को जो हम कह रहे हैं, जो भी उन्होंने जो भी रेफरेंस दिया वो भी एक चेक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का दिया। क्या उनको सद्दाम हुसैन का रेफरेंस देने का आज भी उनमें हिम्मत है? सबसे पहले तो फ्लैग वहीं से शुरू है ना। अफगानिस्तान में वैसा फ्लैग शुरू किया था। पर मार्कोनी वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उन सारे कामों में नेटो के बाकी कंट्रीज का हाथ रंगे हुए हैं, खून से रंगे हुए हैं। और आज वह जब राक्षस खतरनाक हो गया है, वह साम्राज्यवादी राक्षस खतरनाक हो गया है, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय की दुहाई दे रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये अमेरिकी साम्राज्यवाद है इसके पीछे। और आगे आने वाले दिनों में यह और भयानक होगा। अमेरिकी साम्राज्यवाद की बात करते हैं तो उसके पीछे वे साम्राज्यवादी हित हैं जो वहां हथियारों की उत्पादन में लगे हुए हैं, जो मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जो दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। इनकी जरूर मुखालफत होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप तो केवल एक प्यादा है। मतलब अरविंद सर, आप ये मानते हैं कि ये लड़ाई इस इलाके में हो या कहीं भी इलाके में, जब तक डिफेंस इंडस्ट्री को पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं अपने बयानों से ट्रंप करवाते रहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होगा। और खाली डिफेंस, आपको पता है कि इराक में जो उन्होंने कब्जा किया था उसके बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके रिलेटिव्स, उनको वहां पे ठेके मिले थे। ऐसे हर एक प्रेसिडेंट के साथ होता रहा है और आरोप भी लगता रहा है। कुछ सामने आ जाते हैं,
कुछ सामने नहीं आते हैं। तो अरविंद सर फिर पीस बोर्ड और यूएन को बैश करने का मतलब क्या है? मैं अब यहां कंफ्यूज होता हूं। अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना करना, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस में करेंगे तो उसका तो सेटअप वैसा है ना, जहां बाकी 5 देशों के पास वीटो भी है, कुछ चीजें वो बंद भी कर सकते हैं, और फिर वहां पे एक जनरल असेंबली है, कुछ भी है, जो भी सेमी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। पूरी तरीके से तो डेमोक्रेटिक यूनाइटेड नेशंस भी नहीं है, पर उसके बावजूद जो सेमी डेमोक्रेटिक तरीके से वो काम करते हैं, जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है वो उसके मातहत काम नहीं करना चाहता है, वाकई वो उससे आगे बढ़कर काम करना चाहता है राजेश साहब। वाकई। और यही कारण है कि अमेरिका अब यूनाइटेड नेशंस के वर्चस्व को नहीं मानता है। पहले भी ये बड़ी ताकतें नहीं मानती थी, और आज तो बिल्कुल ही नहीं मानना चाहता है अमेरिका। और इस स्थिति को ठीक होने में अभी कुछ और दशक लगेंगे, तब तक जब तक कि अमेरिकन इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं मिल जाता है, या जैसा कि हमने शुरुआत में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की थी, वह मजबूत नहीं हो जाता है। अब ये यूनाइट होने की बात कर रहे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, है ना, जो नेटो कंट्रीज, वो कह रहे हैं, यूरोपियन देश कह रहे हैं कि हम यूनाइट होंगे। क्या था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? क्या था? यही था ना कि कमजोर देश एक होंगे। तो वही था, वही आज यूरोपियंस कर रहे हैं। तो अमेरिकी वर्चस्व को अभी तक कम से कम 2 दशक तक कोई चुनौती नहीं है, और हालात और बिगड़ेंगे। उसके बाद में अगला नंबर कनाडा का है। मार्क कॉनी को यह पता है अच्छी तरह से। 51 स्टेट, 51वां राज्य बनने की तैयारी। 51वां राज्य बनने के लिए। चलिए मैं आगे आता हूं। मेरे पास डॉक्टर शुभदा चौधरी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी, जो अरविंद सर इस वक्त समझा रहे थे कि मार्क कॉनी जो कुछ कह रहे हैं हमें उसमें समझना चाहिए, क्या आपको ये लगता है कि नाटो से अलग होकर अमेरिका के प्रेसिडेंट के आ रहे इन बयानों को देखते हुए, जहां वो करीब करीब अब खारिज कर चुके हैं यूएन को, और उन्होंने कहा कि यूएन अगर एक्टिवली काम कर रहा होता तो पीस बोर्ड की जरूरत ही नहीं होती, हम सोचते ही नहीं। इशारा तो देता है कि यूएन को साइडलाइन करो, एक अपनी ऐसी पार्टी बैठा दो जिसके जरिए फैसले दुनिया भर पर थोपते रहो। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या यूरोपियन कंट्रीज एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या नैम कहा जाता था उसे, वो बना सकते हैं? देखिए राजीव जी, जैसे कि हमारे कॉलीग ने बोला कि 90 के दशक में ऐसा कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि यूएस प्रेसिडेंट ऐसा बोलेंगे, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय तो प्रेसिडेंट्स अफेयर्स और स्कैंडल्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते थे और बाकी चीजों के लिए उनके पास टाइम नहीं होता था। दूसरी चीज है कि उसके बाद अगर आप जॉर्ज बुश जूनियर को देखें और बाकी सारे को भी देखें, तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं से आप मैम यू आर विद क्लिंटन के अस। ऊपर बिल फाड़ रही हैं। हाँ, मैं मोनिका लुइंस्की और एप्स्टीन और मोसाद कनेक्शन तीनों चीजों के ऊपर बोल रही हूँ। लेकिन जहां तक बात रही कि यूएन को 22% जो है फंडिंग यूएस से मिलती है, अगर आप अभी लोगो देखिएगा ना बोर्ड ऑफ पीस का, तो वो पूरा गोल्ड से बना हुआ है और बीच में यूएन के जैसा ही है, और बीच में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका है। तो और ट्रम्प आज डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल चुके हैं। तो बाहर जहां तक बात रही कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का एक सिम्टम, मतलब ट्रम्प की गलती है, तो नहीं, इसमें अमेरिकन गवर्नेंस की दिक्कत है। पहला, ट्रम्प 2016 या फिर अभी 2024 में इलेक्टोरल कॉलेज के वोट से जीते हैं, पॉपुलर वोट से नहीं। तो वोटिंग का ये 2 अलग अलग पैमाना क्यों है अमेरिका में? ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का चीज है। दूसरा, प्रेसिडेंट कांग्रेस को बाईपास कर सकता है, ये लीगली अमेरिका में अलाउड है, तो करेगा ही, उसके पास ये है। तीसरा, इलेक्शन के लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, तो आपको बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स बैंक रोल करेंगे, Right. तभी आप खड़े भी हो सकते हैं। तो इतना एक्सपेंसिव बनाने की क्या जरूरत थी अगर आपको इगैलिटेरियन बनाना था? जजेस आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, 3 कंजर्वेटिव जजेस ट्रंप ने अपॉइंट करके रखे हैं, तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। 2 बार इंपीचमेंट से वो बच चुके हैं। उसके बाद अमेरिका हमेशा ऐसे क्यों सोचता है कि कोई भी चीज, किसी भी कंट्री के साथ जो लड़ाई है वो जीरो सम गेम क्यों है? क्योंकि उसके पास मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, 2 ही पार्टीज हैं, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स। एक जीतेगी तभी जब दूसरी हारेगी, एंड वाइस वर्सा। तो ये बाइनरी थिंकिंग है। उसके बाद इम्पीच आप नहीं कर सकते सिटिंग प्रेसिडेंट को, ठीक है। आपका जो लोअर हाउस है, यानी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो मुद्दा उठा सकता है कि चलो इसको इम्पीच करना है, लेकिन वो तो 2 साल के लिए है। जो आपका अपर हाउस है, जो सेनेट है, जो जहां पे लोग 6 साल के लिए, उनको 67 मेंबर्स कहां से लेके आएंगे? क्योंकि अगर वो अपने पार्टी के प्रेसिडेंट को इम्पीच करेंगे तो उनकी पार्टी का महत्व कम हो जाएगा।
तो बात सिंपल सी ये है कि बॉब वुडवर्ड, माइकल वुल्फ, इन सब ने बहुत टाइम तक जब ट्रंप के ऊपर स्टडी की तो उनको ये पता चला कि ये जो एंगर इनका डायनामिक्स है। आप देखिए, यूएन के ऊपर क्वेश्चन करना आसान है, मीडिया के ऊपर क्वेश्चन करना आसान है, कोर्ट के ऊपर नहीं क्वेश्चन करते हैं, बिलियनर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते हैं, सही कह रही क्योंकि हैं। ये दो ग्रुप फाइट बैक नहीं करेगा। और इनको हमेशा ये यूएन में यूएस का एम्बेसडर जो सिलेक्ट हो, वो निकी हैली हो, केली क्राफ्ट हो, वॉल्स हो, टीवी पे कौन कैसा दिखेगा, टेलीविजन पे कौन कितना सूटेबल दिखता है, उस हिसाब से। और अगर कोई खुदा ना खास्ता फेमस हो जाए, जैसे उनकी पहली बीवी इवाना ट्रंप, तो उनसे उनको चिढ़ हो जाती है। वही केस उनको निकी हैली के साथ भी हुआ था। जहां तक बात रही ईरान की, तो ईरान के साथ उनको ये प्रॉब्लम है कि कैसे हो सकता है कि ओबामा ने ये डील बनाई। ओबामा ने ये डील बनाई, मैं बिल्कुल इसके साथ नहीं हूं। पेरिस क्लाइमेट डील पढ़ा भी नहीं था, लेकिन उसे वो रोल आउट कर गए। क्यों? क्योंकि रोज गार्डन में ये बहुत बड़ा थ्रिल करेगा और लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा न्यूज होगा। तो उनको पता है कि न्यूज में कैसे रहते हैं। और जहां तक बात रही ना, मुझे ट्रंप के गुस्से से ज्यादा उसके प्यार से डर लगता है कि कहीं वो इंडिया को कुछ बड़ा ही ना कर दे गलती से, उसके मैंने कहा बाद ना, हमारे ऊपर क्या आक्रमण जब वो होगा। तारीफ करते हैं तो समझ में नहीं आता वो क्या कहने वाले हैं। आपके थप्पड़ से नहीं, आपके प्यार से डर लगता है। खैर, अमर मस्तिकन, क्या ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो जैसा डॉक्टर शुभदा चौधरी इस वक्त कह रही हैं, ट्रंप वही वहां पर कर रहे हैं? ट्रंप नोबेल के लिए परेशान दिखाई पड़ते रहे? क्या 79% पॉपुलेशन इस सर्वे के मुताबिक अमेरिका की वाकई परेशान है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा? क्योंकि उन्होंने सारे के सारे एलाइज तो हटा दिए हैं इस उम्मीद में कि ये मोनोपोली रखेंगे और यूनिपोलर एक अपना अपना वर्ड बना लेंगे। ये देखें, अब 2 दिन पहले इनका 1 साल पूरा हुआ ना जी पावर में, इनके जी 1 साल पूरा हुआ। तो उसके ऊपर यहाँ एक जो चैनल है ZTO न्यूज, उन्होंने इनको टाइटल दिया अमेरिकाज फर्स्ट मैड प्रेसिडेंट। ये अमेरिकाज फर्स्ट मैड प्रेसिडेंट है ट्रंप साहब, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, एरेटिक है, टोटली एरेटिक। इसने जो भी अपने करीबी लोग से सबको नाराज किया। और जैसे हमारी मोहतरमा प्रोफेसर शुभदा, चौधरी ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा कि इसकी दोस्ती ज्यादा खतरनाक है दुश्मनी से। और ये जो घटिया, देखिए अमेरिका जो है ना, बाहर के लोग बहुत मुतासर होते हैं अमेरिका से। अमेरिका तो रेसिज्म के बुनियाद पे कायम हुआ। इसके तो पहले जो 16 सदर थे, सबके पास जाती गुलाम थे। जाती जो गुलाम होते हैं, गुलाम का मतलब उनके पास कोई राइट ना हो, किसी के पास 100, किसी के पास 200, जो इनके फाउंडिंग फादर्स थे। तो दरअसल अगर आप इनके फाउंडिंग फादर्स का बड़ा जिक्र रहता है ना, जॉर्ज मतलब अहमद वॉशिंगटन, मस्तिकन, आप फलाना कहने की ढिमकाना। कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप वर्ल्ड के लेवल पर अपने गुलाम तैयार कर रहे हैं? ये उनके गुलाम कुछ पाकिस्तान में तो ऑलरेडी हैं। पाकिस्तान में तो उनके गुलाम ऑलरेडी हैं। आपने देखा जिस तरीके से कि जो फौजी फाउंडेशन बनाता है ना, पाकिस्तान का फौज मक्खन भी बनाता है। हाँ। उस मक्खन का नाम है नूरपुर। आपने देखा जिस तरीके से शहबाज शरीफ नूरपुर मक्खन ले आए थे और इनको नूरपुर मक्खन लगा रहे थे। ये कोई मुल्क होता है? अब आप देख, ये पाकिस्तान को आप देखें, ये वो कह रहे कि $1 बिलियन भी दो मुझे, तो मेरे पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए $1 बिलियन भी दो। पाकिस्तान कह रहे हैं हाँ हम शामिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो। अब इनको $1 बिलियन कौन देगा? पाकिस्तान को $1 बिलियन इस पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए। ये देखिए, मुझे तो इनके ऊपर हंसी आती है, रोना भी आता है। मैं आपसे एक अर्ज करूं, अब कुछ साल पहले ये जो पाकिस्तान का एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट का एक जो जहन है ना, जिनका नाम है मुशाहिद हुसैन, वो उनका बहुत ही खास जहन है। वो यहाँ वाशिंगटन DC आए हुए थे किसी एक जगह, वो कोई बात करने। तो मैं भी वहां पहुंचा हुआ था। वो इवेंट खत्म हुआ तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ये सो बलूचिस्तान में जो आप ज्यादतियां हैं, इसको आप खत्म करें। और ये बात मैं आपको एज अ बलूच नहीं कह रहा हूं, मैं एज अ अमेरिकन कह रहा हूं। तो गिदर बटकी दी। सही सही कहूं आपसे। उन्होंने क्या कहा मुझे आगे से, उन्होंने कहा अमेरिका पावर इन डिक्लाइन। तो बिल्कुल सही कहा।
अमेरिका, यांकी अमेरिकन इंपीरियलिज्म, ये जो अमेरिका है इसका नाम मैंने बहुत सारे लोगों ने कहा ये यांकी अमेरिकन इंपीरियलिज्म है। ये जो ट्रंप साहब जो कह रहे हैं ये बताता है कि यांकी अमेरिकन इंपीरियलिज्म क्या इतना इतनी ही घटिया हो आसानी चुका से यूएस प्रेसिडेंट को डिफाइन किया जा सकता है? क्या यूएस प्रेसिडेंट एक मस्खरा हो सकता है कि उसे पता ना वो क्या कर रहा है? कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि ट्रंप ये सारी तस्वीरें दिखाकर किसी बड़ी तस्वीर को छुपा रहे हैं। अहमर मस्तिखान सर, ट्रंप, मैंने अर्ज किया, ट्रंप जो है उसको ये अल्जाइमर का है मसला, इसमें कोई शक नहीं है। ये इस किस्म से कोई भी रिस्पॉन्सिबल लीडर इस किस्म से बातें नहीं करता है। आप मुझे बताएं, आपने कभी देखा है कि कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर, डिप्लोमेसी को इसने जो है छोड़ दिया है, सिविलिटी को इसने छोड़ दिया है, यानी औरतें जो रिपोर्टर्स हैं उसको ये पता नहीं पिगी कह रहा है, कभी किसी को फैटी कह रहा है, ये कोई सदर कहता है। और फिर उस दिन आप देखें राजीव भाई, एक ये डिट्रॉयट में गया और वहां पे किसी ने इनके खिलाफ नारे लगाए तो इसने वहां से उसको गाली दी बाकायदा। आपके चैनल पे भी मैं ये इन्होंने जो गाली दी उसको मैं रिपीट नहीं, नहीं मत सुनाए क्योंकि मैं जी हाँ, देखें, अब आप ये ना कहते कि ट्रंप ही गाली हैं, मैं प्रेसिडेंट मानता हूं उनको। घटिया, अब देखें ना, घटिया तरीन हमारे इलाके में देखें, मैं बलूचिस्तान से हूं, आपको मालूम है हमारे यहाँ कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। अब वहां एक क्वेटा के अंदर एक इलाका है कमरानियों का, कमरानी के ऊपर ये इतनी ज्यादतियां कर रहे हैं, मेरा दिल रोता है, खून के आंसू मेरा दिल रोता है। एक दिन पहले हसनैन कमरानी स्टूडेंट, उसको उठा के ले गए। दूसरे दिन जो है एक पेश इमाम थे। लेकिन सर जब अमेरिका को वहां पर रेयर अर्थ मेटल्स दिख रहे होंगे, रेकोडेक में तेल दिख रहा होगा, तो किसी एक का गायब होना, उसका मरना अमेरिका को कहां से आएगा? मनीष गुप्ता सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता सर, क्या मैं इस लड़ाई को एक ट्रायंगल में रखता हूं? एक तरफ मैं रूस को रख देता हूं, एक तरफ अमेरिका को रख देता हूं, एक तरफ चीन को रख देता हूं, और इस सारी लड़ाई में दरअसल हो यह रहा है कि ट्रंप मजाक नहीं कर रहे हैं, ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बाकी लोग उलझे, दुनिया परेशान हो कि आखिर हो क्या रहा है, और असली तस्वीर छुपा ले जाएं, और यहां पर दबदबा कायम करने की जो एक पॉलिसी है वो सामने लाकर रख दी जाए। मनीष जी, देखिए, अगर आपको लगता है कि ट्रंप चाइना के दुश्मन है, ट्रंप रशिया का दुश्मन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी पहली बात यह है कि ट्रंप की जो भी पर्सनैलिटी डिपिक्ट की हो हमारे साथी लोगों ने, और मैं इसको मानता हूं, ट्रंप और यूएस इज सेम। वट एवर डिसीजन इज टेकन बाई ट्रंप इज द डिसीजन टेकन बाई अमेरिका। ठीक है, तो ट्रंप का सिद्धांत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप किसी देश का विरोधी नहीं है, वो उस वैश्विक अर्थव्यवस्था का विरोधी है जिसमें अमेरिका को कोई नियम पड़ रहा है, अमेरिका को पैसे देने पड़ रहे हैं। ट्रंप का सिद्धांत तो मनीष सर यही चीज मेरे दर्शकों को समझाइए। ये चूज तो अमेरिका ने किया था ना, उसे तो अपना मार्केट बढ़ाना था। भारत के पास या चीन के पास जाना वो इसलिए नहीं आया था कि नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं या शी जिनपिंग से हाथ मिलाना है, उनको तो मार्केट दिख रहा था यहाँ का जिससे वो पैसा कमाना चाहते थे। वही उसको एक अलग इशू है क्योंकि वहां उसको डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना ही करना है, जब उसे चाइना को काउंट करना है, कंट्रोल करना है, तो वहां से अगर एक्सपोर्ट ना हो तो उसको अल्टरनेट मार्केट चाहिए। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसको खराब नहीं होने देना, तो मोदी जी ने अलाउ नहीं किया। तो मैं कहना चाह रहा हूं, ट्रंप का सिद्धांत बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा है कि जो अमेरिका के लिए बेनिफिशियल है वो इलीगल है, अमेरिका को बेनिफिशियल वो इलीगल। जो अमेरिका को डिसरप्ट करेगा, जो अमेरिका को हैंडल करेगा, वो अब पुरानी बात है, ऐसा कोई होगा नहीं। उसके लिए मुझे जो करना होगा वो करूंगा। इसलिए ट्रंप का टकराव किसी व्यक्ति से नहीं होता, इंस्टीट्यूशन से होता है। उसमें टकराव कंट्री से है, उसमें टकराव नाटो से है, उसमें टकराव यूएन से है। तो हमें समझना पड़ेगा, ट्रंप कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं है, ट्रंप कोई भुलक्कड़ व्यक्ति नहीं है। ट्रंप हर कंट्री के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। उसे लग रहा है कि चाइना पहले कभी मेड ऑफ द वर्ल्ड थी, सबके लिए खाना बनाती थी, मैन्युफैक्चरिंग करती थी, आज वो सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड हो गया।
कैसे कैसे हो जाएगा? अरे ये तो मेरा मार्केट छीन रहा है, मेरे हाथ की रोटी छीन के खा रहा है। नो, चाइना को रोकना पड़ेगा, चाहे उसके लिए ट्रेड वॉर करना पड़े, चाहे टेक्नोलॉजी कंट्रोल लेना पड़े, चाहे सप्लाई चेन शिफ्ट करनी पड़े, वो सब करेगा। लेकिन एक ही ऑब्जेक्टिव था कि चीन को सिस्टम का फायदा नहीं उठाने दूंगा, वर्ल्ड वाइड लीडर नहीं बनने दूंगा। जिस तरीके से दो पावर के साथ साथ लगातार तीसरी पावर पैरेलल खड़ी हो गई, वो गलती अब पिछले वाले राष्ट्रपति की नहीं होगी। ट्रंप चाइना को स्टॉप करना चाहते क्या हैं। गारंटी है कि 3 साल बाद नया प्रेसिडेंट एरेटिक हो या समझदार हो और इन चीजों को बदल ना दे? संक्षेप में सर। क्योंकि मेरे हिसाब से आमतौर पर इतनी जल्दी कोई कोई पॉलिसी चेंज नहीं होती, पॉलिसी डेविएट नहीं होती। आज भी कई मामलों में मोदी जी नेहरू जी को फॉलो कर रहे हैं, पर जिस तरीके से ट्रंप ने अलग अलग तरह के निर्णय लेने शुरू किए हैं, आने वाले राष्ट्रपति के लिए बहुत मुश्किल होगा। और भी ये भी डिपेंड करेगा कि किस पार्टी का प्रेसिडेंट जीत के आता है। तो अभी से एंटिसिपेट कर पाना मुश्किल है। नहीं, वैसे लेकिन अगर उन्होंने कोई स्ट्रक्चर मैं कर सकता हूं तो अगले एंटिसिपेट। राष्ट्रपति को follow करना पड़ेगा। एक पोस्टर आ चुका है ट्रंप का, अगले चुनाव के बाद वो अमेरिका का कानून बदलने की तैयारी में है। खैर, अरविंद सिंह तेजावत सर, मैं मतलब आपका फॉरेन अफेयर्स में आपका दखल है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अमेरिका में डिप्लोमेट बचे ही नहीं है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर डिप्लोमेट हैं तो इस वक्त डिप्लोमेसी की हर डेफिनेशन ट्रंप ही तय कर रहे हैं और उसे निभा भी वही रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो इमैनुअल मैक्रो को लेकर बयान दिया, उसको लेकर मुझे ऐसे ही लगता है उन्होंने जवाब दिया कि इमैनुअल मैक्रो के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। क्या ट्रंप से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रंप ये भी बयान देंगे? देखिए, जब इमानुएल मैक्रो वहां से एक वो मीटिंग का नाम मुझे याद नहीं है, वो अटेंड करके जब आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी प्लान तरीके से उस सड़क से निकलती है और उनको इंतजार करने के लिए रोक दिया जाता है, जैसे कि एक आम नागरिक को। ठीक ये वैसा ही है जैसा कि भारत ने जो जस्टिन ट्रूडो का जो हवाई जहाज था वह खराब था और यहाँ पड़ा रहा था, आपको याद होगा। तो इसके पीछे दरअसल संदेश होते हैं इमानुएल मैक्रो को वहां रोके रखना कि पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट निकलेगा और आपकी हैसियत क्या है, आप यहाँ रुकेंगे। और हमने जस्टिन ट्रूडो को बताया कि देखिए कि आपकी इसमें हवाई जहाज में और ज्यादा बड़े झंझटें भी हो सकती थी, आपकी जान भी जा सकती थी, पर ठीक है आप साधारण तरीके से निकलिए यहाँ से, अगर आप ज्यादा समस्या खड़ी करेंगे तो हम देखेंगे। तो ये संकेत होते हैं दरअसल, न तो इसको कभी कोई भी राष्ट्र इसको स्वीकार करता है, न इसको कभी सार्वजनिक तौर पे बताया जाता है, पर ये तरीके होते हैं कुछ। तो यह सारी चीजें हैं। दूसरी बात, हमें अगर ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जाने के बाद में चीजें ठीक हो जाएगी, तो आप देखिए ना विपक्ष ने उनकी कितनी चीजों की कितनी मुखालफत की। कम से कम भारत में विपक्ष सरकार के खिलाफ कुछ बोल देता है, विदेश नीति पे भी बोलता है। अमेरिका में तो वह हालत भी नहीं है। यहाँ एक किसी भी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष का अपहरण करके, क्या विपक्ष ने इसके लिए मनाही की? क्या ग्रीनलैंड वाले इशू पे डेमोक्रेट्स कुछ बोल रहे हैं? कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं। क्योंकि यह सब उनके मन भावन हो रहा है। और अगर कोई बोलेगा तो उसको पार्टी सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। शुभदा जी ने जो चीजें बताई है वो वाकई बहुत ही मजेदार और काफी काबिले गौर चीजें हैं। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम को की लिमिटेशंस भी बताती है कि एक तरीके से पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है, संसदीय प्रणाली, वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कितना बेहतर है। भारत में भी ये बहस चली थी कि संसदीय प्रणाली को खत्म करके क्यों ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसा ले आए, पर इसके बारे में विरोध के स्वर चले थे। और यह उस मॉडर्न डेमोक्रेसी की भी लिमिटेशंस को बताती है कि ये जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो बेसिकली उसमें भी बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। तो यह सारी, और जब दुनिया खतरे में आएगी तब दुनिया एक नया सिस्टम भी जरूर ढूंढेगी। जैसे कि हमने यूएन देखा, यूएनओ देखा, उसके बाद में हम जैसे जैसे दुनिया खतरे में आती है, हम एक नया जो संस्थान, नई कार्य प्रणाली वो इजाद करते हैं और दुनिया उसी तरफ बढ़ रही वाकई है। आप सही कह रहे हैं। हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी लंबे समय तक देखा, वो भी जाते हुए देखा। बहुत अब 20-20 सेकंड में मैं सबसे जवाब लूंगा आप लोगों से, क्योंकि समय कम है। शुभदा जी, पहले आपके पास आ रहा हूं और सवाल बड़ा सीधा सा है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस क्या इसलिए कर रहे हैं कि हमसे ये डिस्कस करवाया जा रहा है, छुपाया क्या जा रहा है? शुभदा जी,
आया तो जो मैं बार बार बोलती हूँ वो एप्स्टीन ही है, लेकिन एक छोटी सी कहानी है विद्योत्तमा की, जो बहुत ही बड़ी लर्नड प्रिंसेस थी, और उसने बोल दिया था कि मैं शादी करूंगी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी से। बहुत सारे प्रीस्ट, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे राजपूत आए उससे शादी करने के लिए, उसने अपने एरोगेंस में सबको मना कर दिया। तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और एक ऐसे आदमी को पकड़ा जो जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था, जी। लेकिन उसको बोला कि तुम चुप रहो, वो जो भी क्वेश्चन पूछेगी उसका सिर्फ तुम 0 और 1 में जवाब देना। आह, विद्योत्तमा ने उसने बहुत सीरियस सीरियस जी। क्वेश्चन पूछे कि लाइफ का आधार क्या है, उसने बोला शुभदा जी 0। माफी के साथ, अब बात हाँ, बात बस इतनी है, ट्रम्प वही मूर्ख ट्रम्प है, वो कालिदास कालिदास नहीं नहीं हो बनेगा। सकते। नहीं, कालिदास नहीं बनेगा, मैं ट्रम्प को ट्रम्प वही कालिदास की मूर्ख उपाधि है। नहीं दे सकता शुभदा जी। हाँ, मैं खिलाफत नहीं, करता हूं। उन्होंने उट्र कहा था, उष्ट्र की जगह, लेकिन मैं कालिदास की उपाधि नहीं दे सकता। अमर हाँ। मस्तिकन छुप क्या रहा जल्दी से, अमर मस्तिकन वो कौन ये- सी तस्वीर है जो छुपाई जा रही है? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, मेरे तो भारत माता से अपील है कि लुक ईस्ट का मतलब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये पागल ट्रम्प को छोड़े, मेहरबानी करके जो भी चाइना के साथ है मामले वो तय करें आपस में बैठकर। यही तरीका है इन गोरों से निपटने का। मैं आपको एक बात बता दूं, ये अमेरिका में आजकल इतनी ज्यादा इंडियन लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है कि मैं हाँ। आपको तस्वर भी नहीं कर नहीं सकते नहीं, हैं, मुझे और उसका जिम्मेदार यही उस बारे ट्रम्प में है। जानकारी है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मनीष गुप्ता सर, तस्वीर कौन सी छुप रही है? 20 सेकंड सर। नहीं, देखिए, तस्वीर अभी कोई ऐसी नहीं है जिसमें इंडिया के खिलाफ चल रहा हो। फर्क ये है कि ट्रम्प एग्रेसिव में जल्दी डिसीजन ले रहे हैं, मोदी कूल एंड काम चल रहे हैं। इवन इन द टफ टाइम मोदी बहुत शांति से रिप्लाई कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल अमेरिका और भारत में कोई टकराव नहीं है, कोई चूने वाली फिलहाल तस्वीर टकराव मुझे इसलिए नहीं आ नहीं रही। है क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक बड़ी डील होने की तैयारी में है, लेकिन इस वक्त यूरोपियन यूनियन ने कहा है मदर ऑफ ऑल डील्स हम भारत के साथ करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो सही है, गुस्सा तो कालिदास को भी आ रहा था जब वो उंगली दिखा रहे थे और उष्ट्र को उट्र कह रहे थे, लेकिन उसका व्याख्या अलग कर दी जा रही थी। गुस्सा इसको भी आ रहा है, इस शख्स को, लेकिन इसकी व्याख्या करने वाला कोई शायद बचा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में ट्रंप कार्ड तो नहीं लगते, क्या लगते हैं आप लोग तय करें। बहुत धन्यवाद अमर मस्तिकन आपका, डॉक्टर शुभदा चौधरी आपका, मनीष भाई आपका, और अरविंद सिंह तेजावत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद।